अगर मैं इस तिरुपति बालाजी पे एक मरी हुई मक्खी रख दूं, क्या ये उड़ा सकता है? तो उन्होंने सोचा, यार मैं जवाब किसको दे रहा हूँ। 27% बच्चे पूर्णिमा के खिलते हुए चांद में चावल की रोटियां खोजते हो और आप कहते देश आज़ाद हो गया। तो मुझे गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं स्वामी हर्षानंद। बहुत लंबे समय से बच्चों में तथा बंदियों में काम कर रहा हूं। मेरा सपना है भारत की धरती पर एक स्वस्थ बालक को आकार देना, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो। ये जो जंतर मंतर क्षेत्र है, ये वैचारिक क्रांति का सूत्रपात करता है। यहाँ अनेक आंदोलन चले और ये देश आज़ाद हुआ। 1930 में एक सपना जिसको आगाज़ किया गया था कि हमें भारत को स्वतंत्र बनाना है। 1947 में आज़ाद हुआ। 50 में भारतीय संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950, 2 दिन बाद हम 73वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे। क्या ये देश आज़ाद हो गया? मेरा ये यक्ष प्रश्न है। जिस देश के 27% बच्चे पूर्णिमा के खिलते हुए चांद में चावल की रोटियां खोजते हो और आप कहते देश आज़ाद हो गया, तो मुझे फिर शर्म आती है। जब तक देश के जन जन के भीतर सुप्त विवेकानंद जागेगा नहीं, तब तक एक नए भारत का निर्माण नहीं हो सकता। पिछले दिनों आपने देखा, 2 कृत्रिम व्यवधान पैदा किए गए। एक बहुत बड़ी यात्रा चल रही थी, 138 साल पुरानी एक पार्टी, जिसे आप लोग कांग्रेस कहते हैं। 150 दिन की वो यात्रा कश्मीर पहुंच चुकी है और वहाँ पे 26 जनवरी को उसका पूरा होना है। लेकिन उसको दृश्य से, मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब करने के लिए ये पूरा एक कृत्रिम व्यवधान पैदा किया गया। लेकिन मुझे दुख है, मेन स्ट्रीम मीडिया से तो मैं कोई अपेक्षा नहीं करता हूँ। वो तो रटे हुए तोते का संवाद बोलती है, वो पिंजरे के तोते हैं। लेकिन सोशल मीडिया से मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग जागरूक होकर पूरी ईमानदारी से सारी चीज़ों को समझो और ऐसे प्रश्न करो जिससे जीवन के बुनियादी हकों पर समाज के सामने सही बातें जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, जो जीवन के बुनियादी हक हैं, इस पर हम ठीक से हम काम करेंगे, तो भारत दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बन सकता है। लेकिन वो सारी शक्ति हमारे वोट में छुपी हुई है। और ये जो 2023 चल रहा है, इसमें 10 राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी आएगा और देश में लोकसभा चुनाव भी आएगा। ये बात समझने की है। ये सारी बिछात इस तरह से बिछाई जा रही है कि लोगों को कैसे भ्रमित किया जा सकता है। मेरा ये कहना है सोशल मीडिया से कि आप लोग मेहनत करो और जो भी आपसे मिलते हैं उनसे ऐसे प्रश्न करो कि भाई हमारे यहाँ देश में रोज़गार की क्या स्थिति है, बच्चे जो पढ़ लिख के वो क्या कर रहे हैं, और हमारी देश की जनसंख्या की क्या स्थिति है, हमारे देश का आर्थिक आधार क्या है, किसानों की, मज़दूरों की, व्यापारियों की क्या स्थिति है। इन सब पे प्रश्न करो। सड़कों के क्या हाल है, और ये जो सुविधाएं हैं, ट्रेनें हैं, प्लेन है, वगैरह वगैरह, जो भी सुविधाएं देना चाहिए सरकारों ने, इनकी क्या स्थिति, इस पर प्रश्न किए जाना चाहिए। अब आप लोग प्रश्न कर सकते हैं तो मैं समसामयिक उसका आपको जवाब जैसे दूंगा। आज सुबह सुबह एक घटना घटी, हम लोग 26 जनवरी को कवर करने के लिए गए, तो वहाँ पे कहते हैं कि बहुत सारी महिलाएं थीं, उनको रोक दिया गया अंदर जाने से। तो मैंने पूछा क्यों नहीं जाने दिया गया, तो उन्होंने बोला कि जी 5 साल से छोटे बच्चे को अलाउड नहीं है। तो उनके हाथ में बच्चे थे, कितने भाव से वो सुबह 6 बजे उठी, तैयार होके आई, और उनको परेड से रोक दिया गया। जो वो 5 साल के बच्चों से उनको खतरा सा लग गया कि ये खतरा कर देंगे। तो वो क्या है, वो आप क्या? जो परेड की तैयारी की बात कर रहे हाँ, हैं, आज नहीं फुल देखिए, रिहर्सल था। एक चीज़ आप समझिएगा, हाँ। हमारा जो भारतीय संविधान है हुँ, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत पवित्र ग्रंथ है। उसमें जो प्रोटोकॉल बनाया गया है उसको मैनेज करना चाहिए। अगर उसको हम आत्मसात नहीं करेंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं होगा। बात ये है। दूसरी बात, जो एरर है, जब यह संविधान लिखा गया था उस ज़माने में और आज की सोच में बहुत अंतर आ चुका है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, विज्ञान पदार्थ की समझ पैदा करता है, अध्यात्म अनुभूति कराता है। जब तक ये दोनों मिलेंगे नहीं, एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं होगा। गुरुजी, आप तो विज्ञान की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं चमत्कार की बात कर रहे हैं। देखिए, ये शरीर है। अब आप विज्ञान को बेसिक समझिए। जैसे कोई टैबलेट बनता है, अगर 100 में से 50 लोगों पर वो असर करता है तो उसको मान लिया जाता है कि परफेक्ट है। लेकिन अध्यात्म अनुभूति का विषय है। अगर मैं कहूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल फ्रेम करता हूँ। इस देश का सबसे बड़ा धार्मिक मंदिर है तिरुपति बालाजी। यस। वहाँ के जो ट्रस्टी हैं चिन्ना जी और स्वामी, वो हमारे मित्र हैं। मैंने उनसे कहा, एक दिन मैं वहाँ दर्शन करने गया, मैंने कहा चिन्ना जी आप बुरा मत मानना,
अगर मैं इस तिरुपति बालाजी पे एक मरी हुई मक्खी रख दूँ, क्या ये उड़ा सकता है? तो उन्होंने सोचा यार मैं जवाब किसको दे रहा हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं उड़ा सकता। अब आप बात समझिए, भावना की बात है। उस भावना से हमें उस पत्थर के अंदर भगवान दिख रहा है तो वो निर्जीव पत्थर। तो सबसे बड़ी शक्ति मानव शरीर के भीतर है, इसलिए मैं कहता हूँ ये मानव शरीर चलता फिरता देवालय है। लेकिन आजकल जो मुद्दे उठ रहे हैं, जिस तरीके से आजकल चमत्कार दिखाए जा रहे हैं और लोगों को उसको पूरी तरह से जस्टिफाई किया जा रहा है साइंस की आड़ लेकर, साइंस के तर्क गढ़ करके, ऐसा आज नहीं है तो पहले चीज़ें नहीं होती थी, अब ऐसी हो रही हैं। जैसे प्लेन की बात हो रही है, पहले नहीं होता था लेकिन अब हो रहा है। उसी तरीके से कह रहे हैं कि जो चमत्कार दिखा रहे हैं, मैं सीधा बात करूंगा, जो शास्त्री जी हैं उनके बारे में विषय में बात करूंगा, कि जो चमत्कार दिखा रहे हैं वो आज साइंस शायद उसको बता नहीं पा रही हो, आगे हो, जिसको हम अंधविश्वास कह रहे हैं वो भी साइंटिफिक हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, दुनिया का कोई ऋषि मुनि पीर फकीर ओलिया वैज्ञानिक ऐसा नहीं जो किसी भी ज्ञान के बल पे श्वास लेते हुए एक स्वर का उद्घोष कर सके। प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है। ये जितने चमत्कारों की बात की जा रही, चमत्कार नाम की कोई चीज़ संसार में नहीं है। इस धरती का सबसे बड़ा चमत्कार कोई है तो वो ये मानव शरीर। धीरेन्द्र शास्त्री जी तो बात कागज निकाल रहे समझिए हैं, आप बार बार उस पर फोकस मत करिए। मैं दुनिया के हर चमत्कारिक व्यक्ति को साफ साफ कहना चाहता हूँ गणतंत्र दिवस पर कि अगर आप चमत्कारिक हैं तो मैं आपसे प्रयोग सीखना चाहता हूँ। मैं 10 फीट दूर आपसे मेरी घड़ी रख देता हूँ, आप इसको उल्टी करके दिखा दें बिना छुए, तो आपके चमत्कार को मैं मान जाऊँगा। बहुत सिंपल बात कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा सिंपल क्या हो सकता है कि ये घड़ी मैं इस तरह से रखूँगा 10 फीट दूर, किसी भी ज्ञान के बल पे कैसे भी चमत्कार से संसार का कोई भी व्यक्ति उसको बिना छुए इसको उल्टा करके दिखा दे, मैं उसके ज्ञान को चमत्कार को मान ये जाऊंगा। तो बहुत सारे जादूगर भी कर देते हैं, चीजें कोई गायब नहीं कर कर सकता। ये सब देखिए, बात समझिएगा। हाँ। ये जो आंखें हैं ना, अभी पंखा रुका हुआ हो तो उसके 3 ही पंखड़ी या 4 पंखड़ी आप देख सकते हो। हाँ। और जब चलता है तो इस आंखों से देख सकते हो आप। आपको लगता है मति भ्रम है ये? अरे सुनिए, नहीं ना, आपकी आंखों से उसको ओझल करके आपकी आंखों में से सुरमा निकालना, दिस इज मैजिक। वो एक कला है। कला है कि वो झूठ मन गढ़ंत चीजें लोगों को ठगने की कला के जरिए धर्म की आड़ लेकर के व्यापार खड़ा किया जाता है ना। वो तो कह रहे हैं कि सवाल लोग तो मान रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, वो तो सनातन की वो ध्वजा लहरा रहे हैं। उसके पीछे कारण ये है अशिक्षा। बात समझिएगा, इस देश में झोला छाप डॉक्टरों की क्या स्थिति है? कितने डॉक्टर है? 10,000 लोगों के पीछे एक डॉक्टर मौजूद नहीं है MBBS क्वालिफाई। क्या करेंगे बेचारे लोगों को, इलाज तो करवाना है ना। तो ये सरकारों की जिम्मेदारी होती है। अब सरकारें तो हमारी मंदिर बनाने में लगी हुई है। मीडिया तो मीडिया क्या, मेन स्ट्रीम मीडिया को भूल जाओ, उसकी प्राणवायु सरकार चलाती है। सोशल मीडिया को सही कंटेंट समाज के सामने लाना चाहिए, ये समय की मांग है। आप बात समझिए, धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदुस्तान में 70 लाख साधु हैं, ये वस्त्र पहन के घूमते हैं। व्हाट इज साधु? साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। मैं अनगिनत साधुओं को कहता हूँ कि भाई हमारा धर्म क्या है? बोले स्वामी जी ये कुत्ते की पूंछ है, चेतना को जागृत करना कि सुनो, आस्था को? ये कुत्ते की पूंछ है, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, आप कितना प्रयास कर लो। राम आए, कृष्ण आए, नानक आए, जीसस आए, पैगंबर आए, ये सब परिवर्तन नहीं कर सके, हम परिवर्तन कर लेंगे। चेतना को जागृत मैंने कहा कि हम शुरुआत तो करें। चेतना को जागृत करेगा साधु की आस्था को जागृत करेगा? इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आजकल आस्था को जागृत करने की बात ज़्यादा हो रही है। आस्था में और चमत्कार में एक बहुत झीनी सी चादर, जरा बताइए उसको आस्था। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जो विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इससे समाज की सोच बदलेगी। चाहे करोड़ों लोगों में से एक नागरिक भी अगर मेरी भावना को पकड़ लेगा तो मैंने अपना काम कर लिया। दीप से दीप जलता है तो चमत्कार में भी तो लोग जुड़ जाते हैं। देखिए, बात बहुत साफ है। 1857 में आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ, 1947 में आज़ादी आई, कितने साल लगे? 90 साल। अनगिनत धर्मयोद्धाओं ने अपने खून से आज़ादी को सींचा। तो हम आज़ादी का ये दृश्य, अभी तो हमारा सपना ही है ये। आपको आज भी आज़ादी एक सपना है भारत में। चेतना अब देश की या हमारी दुनिया की चेतना विकसित हो रही है कि चेतना डाउन हो रही है? नहीं, दुनिया में तो बहुत बदलाव आ रहा है मेरे भगवान। मैं दुबई गया, एक इस्लामिक, मतलब दुबई एक शहर है इस्लामिक, सऊदी अरब का। क्या जागृति आ गई वहाँ पे। वो लोग मतलब इतने कट्टरपंथी माने जाते हैं, लेकिन वो इतने सॉफ्ट हो गए बिजनेस को लेकर के। उनको समझ में आ गया कि अर्थविज्ञान ही वो धुरी है जिसके आसपास सारा संसार चक्कर लगाता है। तो उन्होंने अर्थ प्रबंधन इतना मजबूत कर लिया है कि हर हमारा जो करेंसी है
उनके एक दिरहम 22 साढ़े 22 रुपये का एक दिरहम है। आप समझिएगा अब डॉलर की क्या स्थिति है वो आप रोज़ पढ़ते रहते हो। तो भारत पिछड़ रहा है क्या? निश्चित रूप से जब आज़ाद हुआ था तब हम बराबरी पे खड़े थे, आप तो हम बहुत हाशिए पे जा रहे, बहुत नीचे जा रहे हैं। उसका कारण यही है तो कि महाराज हमने- जी कुछ टीवी चैनल तो इस चमत्कार को सही ठहरा रहे हैं, आपने देखा होगा कुछ आप पत्रकार। आप बात को समझिए, उन टीवी चैनल को कहलवाने वाला कौन है? वो कह रहा सही है आप चमत्कार। समझिए उनके आप पीछे कह कौन रहे हो लोग हैं? प्री प्लान्ड है हर चीज बिल्कुल। ये जो मतलब भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही थी ना, हाँ। उसमें एक मिशन था, उसका अंत कैसा होना था, ये देश को, दुनिया को, सारी दुनिया की निगाह है उसके ऊपर। तो उसको डाइवर्ट करने के लिए ये दोनों कृत्रिम धाराएं पैदा की गई हैं। राजनाथ सिंह जी का बयान आया, वो कह रहे हैं नफरत फैला रहे हैं इस यात्रा के जरिए। हाँ तो फिर ठीक है ना, फिर आपकी एजेंसियां क्या कर रही है? आप सिस्टम में हो ना, आप माली को ये कह के बच नहीं सकते ना। आप देश के रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्रालय आपका, प्रधानमंत्री आपका, सारे स्टेट आपके, केंद्र आपका। तो सारी, अगर कोई आदमी नफरत फैला रहा है, मान लो अगर मेरे बयान में 153 आ रही है, धार्मिक भावनाओं को मैं आहत कर रहा हूँ, तो मुझे पुलिस उठा सकती है, उसका राइट है ना। भारत जोड़ो यात्रा से क्या लगता है आपको, ऐसा क्या हो गया कि सरकार डर रही है? नहीं डरने का ये, नहीं, तब आप कह रहे हो ना कि सारा सरकार उसका ध्यान अलग हटा रही है। इस भारत की छवि जो है दुनिया में अलग तरह की जा रही है ना। अब क्या है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। आपके यहाँ से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता इनको। आपको तो ये देख रहे हैं, आप 150 दिन की उनकी मेहनत पे 5 दिन में पानी फेर दिया उन्होंने। 2 कृत्रिम घटनाएं खड़ी करी, एक बाबा को खड़ा कर दिया और एक खिलाड़ियों को खड़ा कर दिया। सारा ध्यान बट गया देश का, सारा मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया उसी के पीछे लगा पड़ा है। आप बताइए, मतलब मुख्य उस मुद्दों को दबाने के लिए बाबा नए के मुद्दे जोड़ खिलाफ, देते उस हैं। बाबा के खिलाफ कोई एफआईआर थी क्या महाराष्ट्र में? नहीं है। इन महिलाओं ने जो कहा, इन्होंने कोई यौन शोषण की कोई रिपोर्ट की कहीं? तो सारे हवाई आरोप हैं ना। प्रोपेगेंडा है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। नहीं, पॉलिटिकली इसको मैं कहता हूं ध्यान को बदलना, मुख्य विषय से ध्यान को हटाना। ये चाहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का जो कंक्लूजन निकले वो दुनिया के सामने नहीं जाना चाहिए, नई नई चीजें फैला के उसको दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी अपने आप को संत बताते हैं। उनका एक बयान आया है, मोदी है तो मुमकिन है, ये वैश्विक नारा हो गया। जी, तो बात यह है कि वो एक मुख्यमंत्री है, जब संत होंगे तो वो संत की परिभाषा में बात करेंगे। अभी ये जो उनकी भाषा है एक मुख्यमंत्री की भाषा है, क्योंकि उनके प्रधान हैं, वो प्रधानमंत्री, तो उनके बारे में वैसा ही बोलेंगे, उनको बोलना पड़ेगा। आपकी समझ से क्या होना चाहिए, क्या होनी चाहिए 21वीं सदी की सोच, अब भारत की सोच क्या होनी मेरी समझ से सोशल मीडिया को बहुत अध्ययन करना चाहिए चीज़ों के बारे में, और ऐसे प्रश्न करना चाहिए जिससे जीवन के बुनियादी हकों पर बात आए कि बच्चों का भविष्य कैसे उच्च कोटि का बनेगा, भारत एक सक्षम राष्ट्र में कैसे तब्दील होगा। आज 26 जनवरी आने वाली है, 2 दिन बीच में, 23 तारीख को मैं जंतर मंतर पे खड़ा हूँ। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। कितना? 50 में पहला मनाया गया था, अभी 2023 का मनाया जाएगा। तो 50 और 22 72 ये 73वां गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस के मायने क्या है ये समझना होगा। जनता का, जनता से, जनता के लिए। सरकार ने तो अमृतकाल बताया इसको। नहीं, वो ठीक है, वो राजनीतिक एंगल है, लेकिन आप यथार्थ भूमि पे देखिए, हमारी रोजगार पे क्या स्थिति है, आप समझिए। अच्छा, हमारा सांप्रदायिक सद्भाव किस स्तर पे मतलब निरंतर गिरता चला जा रहा है, मॉब लीचिंग हो रही है, देश जातियों के नाम पे। अच्छा, कब नहीं थी ये? हाँ, कब नहीं थी? नहीं, वो तब थी तो आज उसी रूप में खड़ा रहना है क्या? दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील हो रही है ना। तो मानव सभ्यता के लिए इतिहास लिखा जाता है, चीज़ें समय के साथ बदलना चाहिए। अगर आप उन्हीं के साथ लेके खड़े रहेंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति से बड़ी संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र से बड़ी मानवता होती है। जब तक आप मानवता को बड़ा नहीं करोगे, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी जो संतों की अवधारणा है वो पीछे छूट जाएगी। तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और जितनी भी भारतीय जनता पार्टी, जितनी भी सरकारें प्रदेशों में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ला रही हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं वही वो कर रहे हैं। नहीं, ये 2019 में जब इनका सितारा आसमान की बुलंदी छू रहा था, तब इनका नारा क्या था? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 4 सालों में आपने देखा। अभी मोदी जी ने भी कहा है कि मुसलमानों के लिए उन्होंने वक्तव्य दिया है कि बीजेपी वाले उनको गलत ना बोलें, बीजेपी के जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, तो उनकी नीति तो ये दिख रही है कि वो सबको साथ लेके चलने वाले हैं। यही तो एरर है ना, जब आप समाज को जातियों के नाम पे बांट देते हो। अच्छा, एक इंसान को पूरा खड़ा नहीं होने देते। भारत जमीन का टुकड़ा थोड़ी है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये बनता कैसे है?
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी सब मिलके जैसे शरीर के सब अंग हैं, ये सारे देश के नागरिक हैं। इन नागरिकों से राष्ट्र का निर्माण होता है और किसी भी राष्ट्र का जो मूल्यांकन होता है नागरिकों के सामूहिक चरित्र से किया जाता है। नहीं, इस स्टेटमेंट में गलत क्या है? अगर वो कह रहे हैं, अपनी पार्टी को कह रहे हैं कि भाई गलत मत बोलो, तो वो सही बात कह रहे हैं ना। यही झीनी चादर तो आपको समझना पड़ेगी, यही तो अज्ञानता की चादर है। भारत में अज्ञानता से बड़ी समस्या ज्ञान का भ्रम होना है। अगर मैं ये कहता हूँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को, तो मतलब साफ है कि मैं देश को बांटने की साजिश कर रहा हूँ। तो हिंदू, तो आप मजहब मुस्लिम की बात कर रहे हो, या तो तो हिंदू, कलरों तो पे मुस्लिम, तो सिख, तो विवाद हो रहा ईसाई, है। तो हिंदू, तो मुस्लिम, तो सिख, तो ईसाई। अरे इसकी ज़रूरत नहीं है। न मैं हिंदू बनूँ न तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूँ तुम भी इंसान बनो। इंसान जब तक नहीं बनेगा तब तक एक खूबसूरत लोकतांत्रिक देश नहीं बन सकता। इंसानियत की ज़रूरत है दुनिया को। सर, अभी जिस चमत्कारी बाबा की बात हुई है वही पठान को बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, कलर पे बात कर रहे हैं, कलर पे और विवाद बुलडोजर हो पे रहा है बात यहाँ कर पे। रहे हैं। ये सारा वोटों का ध्रुवीकरण है और ये बहुत आसान काम है। आजकल एक तो यही समाज को सनातन टारगेट करो और बहुसंख्य आबादी को अपने पक्ष में कर लो। इससे सरल माध्यम क्या हो सकता सत्ता पाने का? देखिए, वो तो सनातन के झंडा बरदार हो रहे हैं। एक इंसान को एक टाइम खाना खिलाना ज़्यादा बड़ा काम है या उसे अपने पैरों पे खड़ा करना बड़ा काम है? बताइए, आप बताइए क्या बड़ा काम है? किसी इंसान को एक टाइम आप खाना खिला दो भूखे आदमी को, वो बड़ा काम है, या उसको अपने पैरों पे खड़ा कर दो वो बड़ा काम है? पैरों पे खड़ा करने के लिए हृदय बदलना पड़ता है, उसको ट्रेनिंग देना पड़ती है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। आपका और मतलब है मेहनत जो से 5 किलो जो अनाज दिया जा रहा है वो खाना बांटकर अपनी सरकार अपनी जिम्मेवारी से बच रही है। ध्रुवीकरण है, इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है। एक आदमी अपने चेहरे पर अपने विराट स्वरूप को दिखाने के लिए 66 अरब रुपए खर्च कर देता है अपने ऊपर, तो मुझे शर्म आती है। हम कौन से राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं? अरे सूर्य को अपना थोड़ी दिखाना पड़ता प्रमाण पत्र कि मैं सूर्य हूँ। उसके प्रकाश से जगत प्रकाशित होता है, वो ऊर्जा का संवाहक है। तो प्रधानमंत्री हमारे देश का सबसे बड़ा पद है और उसकी प्रामाणिकता उसके कार्य से सिद्ध होती है, उसके विज्ञापन से नहीं। और मैं तो कहता हूँ किसी भी सरकार को विज्ञापन से नहीं तोला जाना चाहिए। उसकी प्रामाणिकता, उसने समाज में क्या डिलीवर किया, जीवन के बुनियादी हकों पर कितना काम किया, उस पर बात की जाना चाहिए। सर, अभी जो चमत्कारी बाबा की बात हो रही थी जिसको आपने कला बताया है, वो तो खुला चैलेंज नहीं तो वो कहेंगे ना, देखो उनके पीछे सारी राजनीतिक सत्ता जुड़ी हुई है ना। महाराष्ट्र में चुनाव आएंगे, मध्य प्रदेश में तो 2023 में चुनाव आ रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ऐसे 10 प्रांतों में 2023 में चुनाव आ रहे हैं। तो ये बिछाद बिछाई जा रही है कि सब इन भोले भाले संत महात्माओं को इकट्ठा करके कैसे वोटों का ध्रुवीकरण करके लाभ लिया जा सकता है, ये प्रयोग चल रहे हैं। तो ये कला किसी और को क्यों नहीं आती, इसी बाबा अब को ये देखिए, यही तो बात है। कांग्रेस ने क्या एक विज़न रखा था सामने कि हमें इस देश का निर्माण करना है। ये अलग बात है कि उन्होंने इस्लामिक तुष्टीकरण पे अपना फोकस किया, यही वो चूक कर। आप ये मानते हैं कि कांग्रेस ने इस्लामिक तुष्टीकरण 100% वीआईपी कल्चर से बाहर ही नहीं निकल पाए। इस लड़के ने, राहुल ने, उस वीआईपी कल्चर को ब्रेक करने का बहुत मेहनत की है बच्चे ने, लेकिन उसके इर्द गिर्द जितने लोग हैं। आप राहुल जी के समर्थक हैं? मैं राहुल का समर्थक नहीं हूँ, मैं उस विज़न का समर्थक हूँ जो देश को एकता के सूत्र में बांधता है। मैं उस विज़न के लिए काम करता हूँ। मैंने पहले शुरुआत में बोला था बच्चों में काम करता हूँ। बच्चे कल के नागरिक हैं देश के, भारत के। और बंदियों में काम करता हूँ। आपने, समाज ने उनको मोहर लगा दी बुरे। मेरा कहना है भारत की जेलों में 80% से ज़्यादा बेगुनाह लोग सड़ रहे हैं, राजनीतिक चक्रवात का शिकार हैं वो लोग। उसमें मेरा प्रोग्राम चलता है अपराध से आध्यात्मिक। महाराज जी, आपने भी भगवा धारण कर रखा है, लेकिन आजकल इस कलर पे बड़ा विवाद मचा हुआ है। एक पठान फिल्म को लेके बड़ा कोई विवाद नहीं। अभी भी असम में सब वोटों का तोड़फोड़ हुई है। है। अभी इस कलर पे कोई विवाद नहीं कर सकता क्योंकि ये सूर्य भगवान का कलर है और सूर्य तक मानव जाति की अप्रोच नहीं है। वो कह रहे हैं बेशरम रंग नाम दिया गया है। फिर जो विवाद मचा रहे हैं वो कैसे मचा रहे हैं? वो विवाद वोटों का ध्रुवीकरण है, राजनीतिक लाभ के लिए। राजनीतिक दुकानें सजाना है ना लोगों को, अपनी दुकानें चलाना है। लेकिन फिल्म का विरोध हो रहा है बहुत। फिल्में तो मनोरंजन